सीईटी एग्ज़ाम क्या होती है। ठीक है, जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं उनके पहले जो बच्चे पास होते थे उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था 11th स्टैंडर्ड के अंदर। बट दिस ईयर आप लोग की जो बोर्ड की एग्जामिनेशन थी, कौन सी बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड 2021 में जो आपका 10th का जो एग्जामिनेशन था वो क्या हो चुका था, कैंसिल हो चुका था। ठीक है, जिसके वजह से आपको डायरेक्ट पास कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ 9th एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द प्रीलिम्स एंड द मार्क्स विच इज गिवन बाय योर स्कूल। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको एक परसेंटेज देकर इस 10th को पास करवा दिया गया। बट ये जो है ये मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन भी है और आपको सीईटी एग्ज़ाम देकर भी एडमिशन मिल सकता है। सर मतलब हम समझे नहीं सर, दोनों एग्ज़ाम देनी है कि नहीं देनी है। लेट सॉल्व द क्वेरी। ओके, सीईटी एग्जामिनेशन है क्या? इट्स एन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि हर वो बच्चा जो 10th पास है उनको ये देनी पड़ेगी। किसके लिए? फॉर द एडमिशन इन दी 11th स्टैंडर्ड। सर ये कंपलसरी है? नॉट कंपलसरी। क्यों कंपलसरी नहीं है? लेट मी, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसको सॉल्व करते हैं। बट कंपलसरी क्यों नहीं है अब वो देखते हैं। क्योंकि जो लोग सीईटी देने वाले हैं, द पर्सन और द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द सीईटी एग्जामिनेशन, उनको क्या मिलेगा बेटा? फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब किस चीज़ का प्रेफरेंस? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और आप जब फॉर्म फिल करोगे अलग अलग कॉलेजेस का, ओके, देन एट दैट टाइम उन बच्चों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन बच्चों ने सीईटी दी होगी। तो इसके लिए आप समझ लो कि आपके लिए सीईटी कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीईटी क्या करेंगे? नहीं देंगे, यानी नॉट गिवन सीईटी स्टूडेंट्स। जो बच्चे सीईटी नहीं देंगे, क्या उनका एडमिशन नहीं होगा? होगा, बट उनके एडमिशन के फॉर्म जो है वो लेट स्टार्ट होंगे। फर्स्ट इनके एडमिशन्स कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद उन बच्चों के जो बच्चे सीईटी नहीं देंगे। इस तरीके से अब ये सीईटी एग्जामिनेशन क्या है? मैंने आपको यहाँ पे ये बोला है कि सीईटी एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है सीईटी एग्जामिनेशन? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये उसी क्वेश्चंस के ऊपर, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा जो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। अब सीईटी एग्जाम से डरना चाहिए क्या? ये बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा भारी पैटर्न से आएगा, बड़े बड़े आंसर्स हमको लिखने पड़ेंगे? नहीं। ये पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको सीईटी के लिए पढ़नी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स कौन से आने वाले, यानी सीईटी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगी वो कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर होंगी। देन वी विल अंडरस्टैंड कितने मार्क्स के लिए होगी। फिर हम उसके बाद देखने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट कितने टर्म्स में, कितने आवर्स के लिए होगी, कितने घंटे के अंदर हमको ये पेपर कंप्लीट करना है। चलो देखते हैं फर्स्ट वन, यानी कि सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन दी सीईटी एग्जामिनेशन? फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे एक ही इंक्लूड किया गया है, यानी इंग्लिश। ठीक है, जो आपका हिंदी एंड मराठी जो था वो यहाँ पे क्या किया गया? नॉट इंक्लूडेड है, यानी कि ये इसमें नहीं आने वाला। किसके अंदर नहीं आने वाला बेटा? सीईटी के अंदर नहीं आने वाला। कौन सा? हिंदी और मराठी। हिंदी मराठी आपके नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज आपको स्टडी करना है। कौन सा? इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज स्टडी करना है आपको? इंग्लिश। देन कम आपका लैंग्वेज के बाद आता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें कौन सा हो गया आपका? अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। कौन सा सब्जेक्ट हो गया नेक्स्ट? अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, यानी कि आपका दोनों सब्जेक्ट किसका है? मैथ्स का। तो सेकेंड टॉपिक जो इसमें इंक्लूड किया गया वो क्या है? मैथमेटिक्स। सेकेंड टॉपिक इंक्लूड किया गया वो बेटा क्या है? मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज योर थियरी सब्जेक्ट्स, उसमें से है साइंस एंड सोशल साइंस। ये दो सब्जेक्ट, साइंस में आपको मालूम है आपको दो साइंस थे, साइंस 1 एंड 2, ठीक है, तो वो दोनों इंक्लूडेड है। एंड सोशल साइंस के अंदर जो आपको सब्जेक्ट्स थे दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा आपका कौन सा है, जियोग्राफी। ये है सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो आपको इसके अंदर क्या है इंक्लूड किए गए, यानी आपका दो सब्जेक्ट यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया, वो कौन से हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट। जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो लोग भी ध्यान दें, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, आपका एक तो हो गया लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, आपके अंदर भी हिंदी और मराठी दोनों क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। फिर आपको सेकेंड सब्जेक्ट जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री, यानी कि बीज गणित, ठीक है ना। तो ये वाली जो सब्जेक्ट्स होते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये भी आपको वहाँ पे रहेंगे प्रैक्टिकल में से। साइंस वाला पार्ट जो है वहाँ पे आपको क्या रहेगा, यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान, वही सेम चीज़ें है, खाली नेम ट्रांसलेशन अलग है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है, सोशल साइंस, है ना, यानी कि सामाजिक विज्ञान कौन सा है, तो उसके अंदर आपका कौन सा आता है, हिस्ट्री यानी इतिहास। उसके बाद आपका कौन सा आता है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। एंड लास्ट वन आपका कौन सा, जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ये सब्जेक्ट्स आपको सीईटी के अंदर आने वाले हैं। अब सीईटी के अंदर सब्जेक्ट्स तो हमने आपको बता दिए, अब आपको स्टडी करना है कि सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और कौन से बेस्ड पे होंगे, क्या वो समेटिव क्वेश्चंस होंगे, क्या वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन किस बेसिस पे आने वाले हैं। पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें पहला आपका सब्जेक्ट्स कौन सा है, इंग्लिश। सेकंड आपका कौन सा हो जाता है, मैथमेटिक्स, जिसके अंदर क्या आता है आपके, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। ओके, देन आपका थर्ड वाला सेक्शन कर दिया गया है साइंस, जिसके अंदर कौन सा 1 और 2 दोनों आ गए। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन में कर दिया है सोशल साइंस, और इसके अंदर कौन सा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा एक पार्ट कौन सा कर दिया है, जियोग्राफी। ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात। अब इसके अंदर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएंगे, ईच सेक्शन हैव 25 क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आएंगे आपको। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हर एक क्वेश्चन, अगर हर एक सेक्शन में से अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो सभी का वेटेज कितना परसेंटेज का हो गया, 25%। यानी 25% का आपका इंग्लिश आएगा, 25% का आपका मैथ्स आएगा, 25% साइंस, एंड देन लास्ट 25% विल बी योर सोशल साइंस। तो टोटल आपके जो हो जाते होंगे कितने परसेंट हो गए, 100। यानी कि सीईटी में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 100% के हिसाब से मिलेंगी। यानी कि आपको सीईटी कितने मार्क्स के लिए आएगा, आपको 100 क्वेश्चंस के लिए सीईटी आने वाला है। ओके, चलो नाउ we will see the MCQs. ओके, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, टोटल कितने परसेंटेज होंगे आपके, 100। यानी कि 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, एंड दे विल हैव हाउ मेनी मार्क्स, 25 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने सेशंस है, 4 सेक्शंस है, एंड ईच सेक्शंस कितने मार्क्स का है, 25। यानी कि आपका टोटल जो पेपर का मार्क्स होगा वो कितना होगा बेटा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। हाउ मेनी मार्क्स पेपर विल बी हैव 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स जो क्वेश्चन है ये आपके किस बेसिस पे होंगे, एमसीक्यू बेसिस पे होंगे।
और इसको सॉल्व करने के लिए याद रखना बच्चा, आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि बेटा ये एग्जाम ऑनलाइन होगी। डोंट बी थिंक लाइक दैट। ओके, रीजन क्या है, ये एग्जाम जो है ये ऑफलाइन होगी, ये ऑनलाइन नहीं होगी। क्योंकि अगर एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट करना होता तो एग्जाम ही क्यों लेते, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये एग्जाम ऑफलाइन है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। ये एग्जाम कब कंडक्ट होगी, इन द मंथ ऑफ अगस्त। कब कंडक्ट होने वाली है, कंडक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो याद रखना है, आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप हमसे जुड़े रहे और जितना जल्दी होगा आपका सीईटी का उतने अच्छे तरीके से पोर्शन कवर करवाया जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए आपका कितना परसेंटेज है, टोटल 100। जितना अच्छा परसेंटेज स्कोर करोगे उतनी अच्छी कॉलेज आपको आगे एडमिशन के लिए मिलेगी और उतना ईजी होगा आपका एडमिशन प्रोसेस। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 25 हर सेक्शन से, 4 सेक्शंस है, तो 100 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 100 क्वेश्चन, यानी ईच क्वेश्चन हाउ मेनी मार्क्स, इट विल फेच 1 मार्क्स। ओके, सारे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। सर एमसीक्यू बेस्ड है क्या, हमें वहां पे लिखने होंगे, नो, यू विल गेट द OMR शीट। आपको OMR शीट मिलेगा। कैसा होता है, यहां देखो, यहां ऊपर दिया होगा सारा डिटेल, क्या लिखना है, कैसे टिक करना है। जैसे यहां पे 4 सर्कल बनाए होंगे, ठीक है, 3 पे लिखे होंगे क्रॉस और 1 पे दिखा होगा वाइट, राइट कलर किया रहेगा, राइट मार्क किया रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फिल करना है, ना इसमें लाइंस ड्रॉ करनी है, ना इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ना इसको बाहर से ऐसा बॉक्स बनाना है। इस तरीके से भी आप नहीं कर सकते। इसी टाइप की डिटेल्स यहाँ पे क्या की दी रही होगी आपके OMR शीट के अंदर। अब यहाँ होगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर, ऐसे 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 25 का, कैसे भी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ समझने की कोशिश करो। ये 10 हो गया, ये दूसरा वाला यहाँ पे 11 और ऐसे करके आपके सारे नंबर्स दिए होंगे। अब इन नंबर के सामने 4 आपको सर्कल दिए होंगे और इसके नीचे लिखा रहेगा ABCD, या इसके अंदर लिखा होगा ABCD। अलग अलग वैरायटी की OMR शीट आती है, आपको कौन सी वाली प्रोवाइड होती है देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सर्कल सब में प्रोवाइडेड होंगे। अब ये सर्कल प्रोवाइडेड है, सपोज मान के चलो फर्स्ट वाले का आंसर है क्या, बी, तो आपको उसके अंदर बी लिखना नहीं है, वो ऑलरेडी लिखा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस सर्कल में जाके पूरा सर्कल डार्क फिल करना है। सर किससे, पेंसिल से या पेन से, विद द पेन। ओके, और वो पेन कौन सा होगा आपका, ब्लैक पेन होगा, ठीक है, वो आपको वहां लेके जाना। सेकंड का ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड का ऑप्शन डी है तो डी को डार्क सर्कल करो। थर्ड का ऑप्शन ए है, बी। एक और चीज यहां पे ध्यान रखनी है, अगर आपको पहले पता नहीं है कि इसका आंसर बी और बाद में आपने 2 मार्किंग कर दिए, सपोज ये 2 मार्किंग कर दिए, तो इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसके मार्क्स आपको क्या नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे एग्जाम में। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स आपका कौन सा वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जब तक आंसर आपको अच्छे से नहीं पता हो तब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, मार्क नहीं करोगे। ना ही ऐसा सर आधा मैंने मार्क कर दिया था फिर मुझे याद आया सी है, तो भी आपका आंसर चेक नहीं होगा। डबल मार्किंग एक क्वेश्चन के अंदर अगर हुआ तो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। देन तो ऐसे करके आपने सारे क्वेश्चंस को क्या कर दिया, फिल कर दिया। जो क्वेश्चन लीव हो गया उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, जो रॉन्ग हो गया उसका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा, गलत का कोई मार्क्स कटने नहीं वाला है। इसका मतलब क्या है, आपको अटेम्प्ट करके आना है। इसका मतलब क्या है, जितना हो सके आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ओके, सारे आपने फिल कर दिए।
टोटल 100 क्वेश्चन। अब ये OMR शीट वो लोग क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे और आपको क्या देंगे, क्वेश्चन पेपर आप घर पे लेके आ सकते हो। अब इसी पैटर्न में ऑनलाइन बेसिस पे OMR शीट के थ्रू आपके टेक्स्ट कंडक्ट करवाएगा हमारा क्लासेस। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक भी दिया रहेगा, उसके थ्रू ऐप डाउनलोड करना है और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, ये CET फिलहाल फ्री है, विदाउट एनी पेइंग एनी काइंड ऑफ कॉस्ट यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक है जिसके ऊपर आपका एडमिशन निर्भर है। कौन सा? 11th स्टैंडर्ड का। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लॉगिन करो और उस पर जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करो और अपना नाम लिखो और नीचे मैसेज में चैट बॉक्स में डाल दो, आई नीड टू टेक एडमिशन इन द CET एग्जामिनेशन। बस इतना डाल दो, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और इसके सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको वहाँ फ्री प्रोवाइडेड होंगे। जस्ट आपको करना क्या होगा, ऐप प्ले स्टोर हो या आपका एप्पल स्टोर हो, कहीं से भी जाके आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आ गया OMR शीट कैसी होती है, आपको एग्जाम किस तरीके से होगी, कौन से बेसिस पे होगी, MCQ बेसिस पे होगी। अब सर MCQ का मतलब सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होता है? नो, इसके अंदर आपके मैच द पेयर भी आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी आ सकते हैं, कंप्लीट द चार्ट भी आ सकते हैं, डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नाउ अब हम लोग स्विच करने वाले किसके ऊपर, कि क्वेश्चंस आएंगे किस तरीके से, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारा आंसर टॉपिक होगा कि हाउ द क्वेश्चन विल बी कम इन योर एग्जामिनेशन। पहला सब्जेक्ट हम लोग देखने वाले कौन सा, इंग्लिश, यानी लैंग्वेज में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। लैंग्वेज में क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, एक होगा आपका पैसेज बेस्ड और दूसरे होंगे आपके ग्रामर क्वेश्चन। ठीक है, चलो फर्स्ट वन को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाले को। ओके, पैसेज बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान के चलो ये एक पैसेज है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। ठीक है, और इस पैसेज का नंबर क्या दिया जाएगा, पैसेज नंबर 1। ओके, फिर नीचे क्वेश्चन लिया रहेगा, अकॉर्डिंग टू अबाव पैसेज राइट the answers to following question। वहां पे एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आपके स्टोरी के ऊपर ले लो, पोइट्री के ऊपर ले लो, चाहे पैसेज पे ले लो, रैपिड रीडिंग पे ले लो, किसी पे भी एक क्वेश्चन आपका आएगा, उसके आंसर्स दिए होंगे, आपको टाइप लिखना कुछ भी नहीं है। वहां 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्या इसका आंसर ये होगा, क्या इसका आंसर बी होगा, क्या इसका आंसर सी होगा, क्या इसका आंसर डी होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले पैसेज रीड कर देना है, फिर क्वेश्चन रीड करना है, फिर एज्यूम करना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आपके हिसाब से अगर आंसर ए है तो ये, अगर क्वेश्चन नंबर 6 है तो आपको OMR शीट के अंदर जाके क्वेश्चन नंबर 6 में जाकर आंसर क्या टिक कर देना, ए में जाके आंसर फिल कर देना है, बस बाकी के तीनों को लीव कर देना है। समझ में आ गया, इतना सिंपल है, आपको आंसर ढूंढने तक की जरूरत नहीं है, नीचे ऑप्शन में दिए होंगे उससे खाली कंपेयर करना है, यानी पैसेज में से आंसर्स को ढूंढना है और वो लिखे हुए आंसर्स से कंपेयर करना है और जो ऑप्शन होगा उसको ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। इतना सिंपल प्रोसेस है आपके एग्जाम के अंदर, और वो आपको लैंग्वेज में से पैसेज बेस पे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। अब बात करें हम लोग ग्रामर बेसिस की। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रामर में क्वेश्चन आया डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रिपोजिशन हो, या फिर जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, है ना, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहां पे अगर क्वेश्चन आया, सपोज मान के चलो क्वेश्चन दिया गया, डू एज
डायरेक्टेड बोलते हैं ना हम लोग उसको, तो डू एज डायरेक्टेड बोला गया यहाँ पे, और ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया इंग्लिश में 8 मान के चलो, जस्ट फॉर एज्यूमिंग, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया गया, कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया और उसके आगे लिखा है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा गया? चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब आपको ये चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यहां नीचे ऑप्शन दिए गए ABCD, सब में चेंज करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इस स्टेटमेंट का राइट ट्रांसलेशन यानी अपोजिट में, ये अगर डायरेक्ट है यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, बस आपको ढूंढना है। और आपको पता लग गया कि इसका आंसर सी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी वाले OMR शीट छोड़ देनी है और सी में जाके वहाँ क्या करना है, पूरा डार्क सर्कल फिल करना है, डी को एज इट इज लीव करना है। बस दैट्स इट, द सिंपल कंसेप्ट विच यू हैव टू फॉलो इन योर एग्जामिनेशन। ओके, इतना आपको बेसिक समझ में आ गया रहेगा। और इसके अंदर कोई भी आपको लेटर राइटिंग के बेस पे क्वेश्चन, ऐसे राइटिंग के बेस पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाले। तो आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर इतना ध्यान देना है कि लैंग्वेज के अंदर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरा आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और दोनों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अब रहे बाकी के 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 2 आपके थियरी सब्जेक्ट्स। इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब योर माय चैनल एंड प्लीज़ गो एंड लॉग इन योर मोबाइल नंबर एंड राइट योर नेम इन द ऐप एंड जस्ट ज्वाइन द CET सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।